तो कहीं न कहीं अब चुनाव है, तो ये सारा जो देश का माहौल है, इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हमारा देश भले ही चाँद पर पहुँच गया हो, लेकिन आज भी देश में आधी से ज़्यादा आबादी जाति और धर्म देख के वोट करती है। और जब खासकर ये बात करें ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पे 65% जो लोग हैं सर्वे के मुताबिक, वो आज भी धर्म को देख के, जाति को धर्म के वोट करते हैं। तो इसीलिए पार्टियाँ जो हैं लगातार धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, कहीं न कहीं, और जो ज़रूरतें हैं उससे उनका ध्यान भटकाती हैं। महाविराम होने वाला है। महासंग्राम की बात छोड़िए, महाविराम इसलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। नीतीश कुमार की हम बात कर सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 65 पर वो है चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ ईडी सीबीआई का लगातार खेल चल रहा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से फंस चुके हैं। राघव चड्ढा को अब माफ़ी मांगनी है यहाँ पर पीठासीन अधिकारी से, उपसभापति, उपराष्ट्रपति से। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि विपक्ष की क्या किरकिरी हुई है। जैसा कि अभी नेहा मैम ने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग भूपेश बघेल की बात कर लें, उन पर भी जो है आरोप जड़ा है कि आपने भी घोटाला किया है। तो अब कैसे ही जो है जनता विश्वास करेगी इंडिया गठबंधन पर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार की एक एक परतें खुलती हुई नजर आ रही। तो इससे लग रहा है कि भ्रष्टाचार अब इंडिया गठबंधन में ही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पहले एक बयान दिया था कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। तो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार किस तरीके से खुल रहा है। लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त यहाँ पर बचा है, तभी ईडी इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों हो रही है। और 19 साल 20 साल राजस्थान में गहलोत के बेटे का जो नाम आया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो कम से कम 6-7 महीने पुराना घोटाला जो सामने आया। तो अब जाके ये घोटाले क्यों यहाँ पर याद आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठना एकदम सही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यहाँ सारी पार्टियों का सफाया करने की तैयारी हो रही है, ताकि अकेले ही मैदान में चुनाव लड़ सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आज बात करेंगे 2024 के महासंग्राम के बारे में। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ हमारे देश में 2023 के अंत में अब से कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, जो देश के तमाम 5 राज्यों में होने हैं, तो वहीं इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। और इन चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से सभी पार्टियां इस चुनाव को, यानी कि 2024 को फाइनल की तर्ज पर देख रही है, वहीं 2023 के चुनावों को सेमीफाइनल की तर्ज पर देखा जा रहा है। और सबका यह कहना है कि जिसको 2024 के फाइनल में अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, उसको 2023 के अपने इस सेमीफाइनल में भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। और इसको लेकर लगातार एक के बाद एक सभी पार्टियां जो है वो यहां पर 2023 के ये जो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी अपनी अपनी राजनीति खेलती हुई नजर आ रही। लेकिन हम बात करने वाले हैं 2024 को लेकर। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन लोकसभा चुनाव से यह तय हो जाएगा कि एक बार फिर से हमारे देश में बीजेपी की सरकार आएगी या फिर कोई दूसरी सरकार आएगी। आपको बता दें, यहां पर एनडीए खेमे को टक्कर देने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। और जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से हमें यह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने अपनी राजनीति और भी ज्यादा जो है वो एक्टिव कर दी है। और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने एक के बाद एक विपक्षी दलों पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। यह पकड़ ईडी द्वारा हो, सीबीआई द्वारा हो, इनकम टैक्स द्वारा हो, लेकिन पकड़ यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी ही बनाती हुई दिखाई दे रही। आपको बता दें, जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से लगातार इंडिया गठबंधन के हर एक तमाम बड़े लीडर्स को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि किसी पर एफआईआर दर्ज हो रही है, किसी पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, किसी पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, तो किसी पर जो है यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने भाषणों से लगातार भ्रष्टाचार का जो खुलासा है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि 2024 के ये लोकसभा चुनाव का जब से डंका बजा है, तब से ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है वो क्यों सामने आ गई। क्या यहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक अब सिर्फ ईडी और सीबीआई ही बचे हैं? उनके पास और कोई बड़ा चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कि जो उतरकर यहां पर जो है बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर सके? ऐसा यहां पर ऑपोजिशन का कहना है। ऑपोजिशन का लगातार यह भी कहना है कि सिर्फ बीजेपी के पास इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है एक तरफ, और एक तरफ वो ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को दबाना और खत्म करना चाहती है। आपको बता दें कि ऑपोजिशन को खत्म इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी जो है वो रेस में अकेली दौड़े और अकेले ही जीत जाए।
बहरहाल ऑपोजिशन लगातार इन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक जो है वो यहाँ पर बीजेपी पर सवाल करता, वार करता, निशाने साधता नजर आ रहा है। लेकिन आज हम अपने न्यूज रूम में अपने साथी पत्रकारों से भी जानने की ये कोशिश करेंगे कि 2024 का ये जो महासंग्राम छिड़ने वाला है, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर जिस तरीके से ईडी सीबीआई का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। आपको बता दें, हम लगातार देख रहे हैं कि पुराने केस 18 साल पुराने, 19 साल पुराने, 12 साल पुराने ऐसे केस हैं जिसको अब उठाया जा रहा है और ये साफ साफ दर्शाता है कि कैसे चुनावों के मद्देनजर इन सब केस को जो है ऑपोजिशन के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला सवाल लेंगे हमारी साथी पत्रकार नेहा से। नेहा मैम, जिस तरीके से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, राजकुमार आनंद की बात करें, जिस तरीके से उनके घर पर छापा पड़ा, ये तो एक हम नाम ले रहे हैं, ऐसे कई नाम है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताते हैं कि ये केस जो उनका है, जिसके तहत उनके घर पर छापा पड़ा है, वो 2005 का है और अब यहां पर ये छापा पड़ रहा है और इस पर अब कार्रवाई हो रही है। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या ये सब उसकी तैयारी अभी से की जा रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में यहां पर बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इन 5 राज्यों में अपनी पकड़ जो है वो ढीली कर दे ताकि लोकसभा चुनाव में उनको जो है नुकसान उठाना पड़े। तो कहीं ना कहीं अभी से ये तैयारी की जा रही है कि ऑपोजिशन को डराया जाए, धमकाया जाए और कहीं ना कहीं चुनावों में अपनी पकड़ बनाई जाए। देखिए, बिल्कुल आपने यहाँ पे एकदम वाजिब सवाल पूछा है तुषार। बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी लगातार नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर राजकुमार का नाम लिया है, तो देखिए यहाँ पर उनका भी एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लगातार कम से कम 20 घंटे तक उनके यहाँ पर छापेमारी पड़ती नजर आई और साथ ही साथ पूछताछ भी उनसे हुई, लेकिन इन द एंड क्या मिला? कुछ भी नहीं। और जैसे कि आपने अभी बताया कि ये 19 साल पुराना केस है, मैं आपको बता दूं कि कल रात को यहाँ पर ये खबर सामने आई थी कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उनके यहाँ भी ईडी पहुंची और यहाँ ये बताया गया कि उनका 508 करोड़ रुपए में उनका नाम आ रहा है। यहाँ पर बघेल का भी यही कहना है कि ये जो केस इन्होंने उठाया है ये काफी साल यहाँ पर पुराना है। देखिए, बिल्कुल ये सब देखकर यहाँ पर ये कहा जा सकता है, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर छापा पड़ता नजर आता है, कभी कांग्रेस पार्टियों के यहाँ पर छापा पड़ता नजर आता है। लेकिन आप एक बात यहाँ पर सोचिए कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त यहाँ पर बचा है, तभी ईडी इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों हो रही है? और 19 साल 20 साल राजस्थान में गहलोत के बेटे का जो नाम आया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो कम से कम 6-7 महीने पुराना घोटाला जो सामने आया। तो अब जाके ये घोटाले क्यों यहाँ पर याद आ रहे हैं? तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठना एकदम सही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यहाँ सारी पार्टियों का सफाया करने की तैयारी हो रही है ताकि अकेले ही मैदान में चुनाव लड़ सके। जी, यानी कि अकेले यहां पर बीजेपी इस समय चुनाव लड़ना चाहती है और अकेले ही जीतना चाहती है। दर्शकों, एक तो हमने बात करी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बारे में, लेकिन अब बात करेंगे कि एनडीए को हराने के लिए जो इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बनाया गया है वो कितना कारगर है। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक अब इंडिया गठबंधन पर भी ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो अब टूट रहा है। जी हां, हमने शुरुआती दौर से ही देखा, जब इंडिया गठबंधन बनना शुरू हुआ था तभी देखा था हमने कि ऐसे कई नेता इस गठबंधन में शामिल हुए थे जो लगातार जिनकी आपस में ही एक दूसरे से नहीं बनती है, तो वो इस गठबंधन को कैसे आगे तक चला पाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में हमने अखिलेश यादव का बयान सुना, जब कांग्रेस ने अपनी सीटें जो थी यहां पर अकेले ही यहां पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो लगातार अब एक खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस ने भी अपना प्लान बी जो है 2024 के लिए वो तैयार करना शुरू कर दिया है, ऐसे अजय राय का कहना है, जो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अगला सवाल यहां पर लेंगे ऋतिक से कि इंडिया गठबंधन जो यहां पर ऋतिक बना है 2024 में एनडीए को हराने के लिए, अब पता लग रहा है कि उसी में रार पड़ रही है, वही टूटने वाला है। तो 2024 के जो महासंग्राम हम जिसे बोल रहे हैं, तो ये महासंग्राम हो भी पाएगा या फिर एक तरफा हमें देखने को मिलेगा पूरा का पूरा? ये महाविराम होने वाला है। महासंग्राम की बात छोड़िए, महाविराम इसलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। नीतीश कुमार की हम बात कर सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 65 पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ ईडी सीबीआई का लगातार खेल चल रहा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से फंस चुके हैं। राघव चड्ढा को अब माफी मांगनी है यहाँ पर पीठासीन अधिकारी से, उपसभापति, उपराष्ट्रपति से। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि विपक्ष की क्या किरकिरी हुई है। जैसा कि अभी नेहा मैम ने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं, उन पर भी जो है आरोप जड़ा है कि आपने भी घोटाला किया है। तो अब कैसे ही जो है जनता विश्वास करेगी इंडिया गठबंधन पर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार की एक एक परतें खुलती हुई नजर आ रही। तो इससे लग रहा है कि भ्रष्टाचार अब इंडिया गठबंधन में ही है, क्योंकि
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पहले एक बयान दिया था कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। तो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार किस तरीके से खुल रहा है। जी, तो ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है और जैसे कि ऋतिक ने बताया कि भ्रष्टाचार खुल रहा है। और जिस तरीके से हम लगातार देखते आ रहे हैं, एक हमने मुद्दा उठाया ईडी सीबीआई का, एक उठाया हमने इंडिया गठबंधन का, एक अगला मुद्दा उठाएंगे यहां पर 2024 के ही तर्ज पर जिस तरीके से चुनावों में हमें भाषण सुनने को मिलते हैं, जिस तरीके से चुनाव में धर्म की एंट्री हो जाती है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसको भी यहां पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव सर पर है और उसको देखते हुए ही यहां पर राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो रखा गया है ताकि एक विशेष वर्ग को यहां पर जो है बीजेपी साधती हुई दिखाई दे। और आपको बता दें लगातार एक के बाद एक जो राम मंदिर को लेकर प्रचार किया जाता है, बात करें सिर्फ और बात कर सकते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भी, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से धर्म की एंट्री होती है। तो यहीं पर अगला सवाल लेंगे शिराज से। जिस तरीके से हम चुनावों में देखते हैं, जब भी भाषण होते हैं, जब भी बयानबाजी की जाती है तो कहीं ना कहीं धर्म को लाकर बीच में खड़ा कर दिया जाता है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को लाया जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि तमाम भाषणों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक जो नीड्स होती हैं, एक आम आदमी की जो बेसिक नीड्स है वो कहीं ना कहीं हमें गायब दिखती हैं। बस दिखता है हमें क्या कि ऑपोजिशन को दबाना है, खत्म करना है और धर्म के नाम पर वोट मांगना है। तो आपको नहीं लगता है कि जहां आम आदमी की जो जरूरतें हैं उस पर बात करी जाए, उसको लेकर आया जाए? क्योंकि आम आदमी को तो अपनी जरूरतों से मतलब है, अगर उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको देश के बाकी मुद्दों से इतना कोई लेना देना है नहीं, उसको अपनी जरूरतें चाहिए। तो आप इस मुद्दे पर किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, भारत जैसे देश में अभी जैसे आपने कहा कि धर्म की राजनीति जो है वो बहुत पुरानी है और आजकल जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां एक खास समुदाय को और एक अलग वर्ग को जो है वो लुभाने का कार्य कर रही हैं। जिस तरीके से आपने राम मंदिर का जिक्र किया या तमाम जो समुदाय हैं, हम बात करें हिंदू की नहीं, सिर्फ अभी देखिए जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुआ उसके अगेंस्ट में जैसे ओबीसी समुदाय पे खास फोकस कर रही है विपक्ष। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये धर्म हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि कल ओवैसी का भी जो बयान आया, उन्होंने बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को एक बार दोबारा उठाया और उन्होंने कहा कि इसे तोड़ने में कांग्रेस का भी उतना ही हाथ था। तो यहाँ पर हम किसी एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं कि अलग अलग एंगल से वो कहीं ना कहीं धर्म को उठाती रही है। जी बिल्कुल, बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठते रहे हैं और राम मंदिर जिस तरीके से 22 जनवरी को उद्घाटन है, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव है तो ये सारा जो देश का माहौल है इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हमारा देश भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन आज भी देश में आधी से ज़्यादा आबादी जाति और धर्म देख के वोट करती है। और जब खासकर ये बात करें ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पे 65% जो लोग हैं सर्वे के मुताबिक वो आज भी धर्म को देख के, जाति को धर्म के वोट करते हैं। तो इसीलिए पार्टियां जो है लगातार धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाती है कहीं ना कहीं, और जो जरूरतें हैं उससे उनका ध्यान भटकाती हैं। जरूरतों से ध्यान भटकाना और धर्म जाति में बांटना ये अब देश में आम हो चला है और यही एक वजह भी देखी जा रही है कि अब जब जहां चुनाव एक तरफ सर पर है तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर भी बात की जा रही है। कई लोग जातिगत जनगणना को सही ठहरा रहे हैं तो कई लोग इसे जो है वो सही नहीं मानते हैं। बहरहाल 2024 में महासंग्राम यहां पर होने वाला है। लोकसभा के जब चुनाव होंगे तब ये पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन यहां पर जीता हुआ दिखाई देगा या एनडीए गठबंधन। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इस बार इसमें यहां पर मोदी का जादू एक बार फिर चलेगा या फिर इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।